प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। कार्यक्रम के आरंभ में ये कार्यक्रम तो कुंडली विश्लेषण का है, पर इस कार्यक्रम को सबके लिए उपयोगी बनाने के लिए मैं ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी इसमें बताया करता हूँ। कभी आपने विचार किया है कि व्यक्ति का मन, जो उसकी मानसिक स्थिरता है, मानसिक जो शांति है, वो क्यों भंग होती रहती है? जन्म कुंडली का ऐसा कौन सा भाव है जो व्यक्ति के मानसिक अशांति को बढ़ाने वाला होता है? या फिर ऐसा कौन सा भाव जिसमें कोई भी ऐसा ग्रह अगर कमजोरी या मजबूती से बैठ जाता है, उस जातक के मन मस्तिष्क को सदैव ही आंदोलित करते हुए देखा जाता है या करता रहता है? इस विषय पर ही आरंभ की चर्चा होगी। अगर बात करें तो जन्म कुंडली का चौथा भाव वास्तु देवता का होता है। इस हिसाब से अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव की स्थिति कमजोर है कुंडली में, या वहां पे कोई खराब ग्रह बैठा है, या जन्म कुंडली का कोई भी पापी भाव का स्वामी वहां बैठा हुआ है, तो इस आधार पर व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क होता है वो हमेशा ही असुविधाओं से भरा होता है। या ये भी कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर कोई अच्छे ग्रह की स्थिति या उपस्थिति नहीं बन रही है, वो उस जातक के मनोभावों को कमजोर करने वाले और लगातार मानसिक पीड़ा देने वाले भी होते हैं। आप इसको अपने शब्दों में हमेशा ही चिंताओं से घिरा रहने वाला इंसान भी कह सकते हैं। जहां उसके पास सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है, योग्यता क्षमता सब कुछ भरा पड़ा है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, दिमाग भी बहुत अच्छा है, पर कई बार वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता या बेवजह की चिंताओं से अपने मन को परेशान करता रहता है। इसलिए कि जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर कोई भी शत्रु ग्रह बैठ जाए उस भाव में, जैसे बुध यहाँ बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि को रोग की राशि कही गई है। यहाँ व्यक्ति को थोड़ा बहुत रोग होता रहता है, या कोई भी ग्रह अगर उस भाव में बैठेगा, उस राशि में बैठेगा वृश्चिक राशि में, तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत रोग से युक्त रखता है। यही जो थोड़ी बहुत वाली बात होती है, ये कई बार चतुर्थ स्थान में और अष्टम स्थान में बड़ी भारी पड़ जाती है। चतुर्थ स्थान मानसिक शांति का होता है, स्वप्न का होता है, निद्रा का होता है, मानसिक माता के सुखों का होता है, ममत्व का होता है, आपके चिरंतन सुखों का भी होता है। जहां आपका कोई मतभेद किसी से नहीं है उसका होता है। माता का पुत्र से कभी कोई मतभेद नहीं होता है, तो वो ना होना चाहिए। तो जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर कोई पापी ग्रह या पापी भाव का स्वामी, जैसे सिंह लग्न की कुंडली के लिए एकादशवें भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान में बुधदेव वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जिनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और साथ ही साथ जब कोई पापी भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा तो व्यक्ति के मन को, बुद्धि को कई बार आक्रोशित करता रहता है, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति दे देता है, निरंकुश प्रवृत्ति भी कई बार आ जाती है, कई बार हठधर्मिता भी आ जाती है। हालांकि यहाँ एक पक्ष जो बहुत अच्छा ये बन जाएगा कि चतुर्थ स्थान से जब कभी भी शुभ ग्रहों का संबंध बनेगा तो व्यक्ति अपनी सुविधाओं को इकट्ठा करने में माहिर होता है। हाँ, अपनी सुविधाओं पे उसका ध्यान जाता है और कंसंट्रेट वो नहीं कर पाता है। पढ़ाई लिखाई में, कारोबार में उसका कंसंट्रेशन कभी कभी ही नहीं बल्कि लगातार भंग होता हुआ सा भी देखा जाता है। तो टोटल कुल मिलाकर के जो मैंने बात कही, उसमें क्या बात कही कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को वास्तु का भाव कहा जाता है। यहां से आपकी मानसिक शांति देखी जाती है। यह मोक्ष त्रिकोण होता है। इस भाव से ममत्व का और वैचारिक मजबूती का भी विचार किया जाता है। ये पाताल है, ये समाधिस्थ होता है, व्यक्ति समाधि में जाता है। और दरअसल इसमें समाधि में धर्म, समाधि में कितना धर्म है, समाधि में कितनी योग्यता क्षमता है, इन सभी विषयों का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। इतना ही नहीं, यहां से आपके जीवन के समस्त दिनचर्या के गंभीर हो जाने का भी विचार किया जाता है। आप कितनी गंभीरता से अपनी दिनचर्या पे एक्टिव हैं, आप अपने आप को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, दूसरों से प्रभावित हैं या स्वयं को प्रभावित करने वाला बना रहे हैं, इन सारे विषयों का चिंतन जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है। जब कभी भी जन्म कुंडली के इस भाव में किसी भी प्रकार से कोई पापी भाव, कोई राहु, कोई शनि, कोई मंगल या कोई केतु जैसा ग्रह बैठा हो, या फिर वहां पे कोई अच्छा ग्रह नहीं बैठा हो, तो जातक को परेशान करता है और कई बार मानसिकता को प्रभावित करता है। इस हिसाब से कि अगर आप इस भाव को मजबूत बनाना चाहते हैं
तो कोशिश करिए अपने कमरे की सफाई खुद से करिए। जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे की सफाई तो कम से कम आप एटलीस्ट खुद से ही किया करिए। घर से बाहर निकलने से पहले अपने कुल देवता, अपने वास्तु देवता के नाम को प्रणाम करके वहां से बाहर निकलें। कुल देवता की जय, वास्तु देवता की जय, इतना काफी होता है। और घर को सजा सजा करके रखना चाहिए, कमल के फूल से, गुलाब के पुष्पों से, मतलब घर को सजा कर रखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के इतनी बात है। अब आइए, ये तो एक ऐसा सेशन था जिसमें मैंने आप सभी लोगों के लिए कुछ बात बताई है। अगर आपकी कुंडली का यह भाव प्रणीत है तो इसको समझना होगा। और बाकी अब यहाँ से इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म हुआ जातक का कार्तिक माह में। कार्तिक माह दक्षिणायन हेमंत ऋतु, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के चंद्रमा शुभक होते हैं। इसका अर्थ जातक के मन को मजबूत करने में मिलेगा। चतुर्थ स्थान से जहां मन का विचार किया जाता है वहीं चंद्रमा से भी मन का विचार किया जाता है। हर एक भाव से बहुत सारे विषयों का विचार किया जाता है। प्रत्येक भाव के अंतर्गत बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं और प्रत्येक ग्रह से भी बहुत सारे सेक्टर का विचार किया जाता है, बहुत सारे विषयों का विचार किया जाता है। तो उस हिसाब से जन्म कुंडली में, जैसे जन्म अगर कार्तिक माह में होगा तो उस व्यक्ति को कभी कभी निंदित कृत्य करने वाला या अपनी गलती पे पश्चाताप करने वाला, ऐसा, या बार बार एक ही गलती करने वाला, इस तरीके का इंसान जातक को बना देता है। उसके बाद पापक ग्रहों में शनि मंगल राहु केतु का बल दक्षिणायन में बढ़ जाता है। इसके कारण जीवन की चुनौतियों का प्रभाव बढ़ जाता है या जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रविवार को जन्मे हैं तो व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपनी पकड़ मजबूत रखने की स्थिति में होता है, मतलब मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसका जो अधिकार है वो कभी भी असुरक्षा में जाए या उसका जो प्रभाव है वो किसी के ऊपर कम पड़े। वो कभी भी इस चीज से समझौता नहीं करना चाहेगा। रविवार के बाद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के मन को, धन को, बुद्धि को, चित्त को और व्यवस्था को, स्वास्थ्य को, आयु को और बेहतर मन को व्यवस्थित करने में सहयोगी हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के जो चंद्रमा होंगे वो व्यक्ति को बहुत ही निर्बाध गति से, बिना किसी अनिरंतरता के आगे बढ़ाने में सहयोगी हो जाते हैं। शतभिखा नक्षत्र पे वरुण देवता का प्रभाव होता है। ओम वरुणाय नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार। अपने घर के आसपास या घर के बाउंड्री में, घर के चार दीवारी के अंदर कमल के पुष्पों का लगाना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ उसके पौधे की जड़ भी अपने गले में धारण करनी चाहिए। घृत, तेल, चावल, तिल, मीठा जल ये दान करना चाहिए। पुष्प की माला दान करनी चाहिए। कपूर दान करना चाहिए। कंबल दान करना चाहिए। उसके बाद सफेद तिल और काला तिल, ये मैंने कहा, ये भी दान करना चाहिए। ऐसे शतभिखा नक्षत्र व्याघात योग, चोट चपेट की घटनाएं व्याघात योग देगा और शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति में एग्रेशन, इंपल्सिव होना, कभी कभी रूड बिहेवियर करना, मजबूती से अपनी बात रखना और किसी को भी कई बार जगह ना देना, सामने वाले को स्पेस ना देना, अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाना और प्रभाव, कई बार अंधभक्त तो नहीं पर हाँ यहाँ पे व्यक्ति में कट्टर धार्मिकता तो देखने को मिल ही जाती है। तो इस तरीके का प्रभाव हो। शूद्र वर्ण के कारण मारो काटो छीनो झपटो, इस तरीके का भी प्रभाव आता है। राक्षस गण के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, तृष्णा आदि इस तरीके के भाव भी जातक के स्वभाव में विकसित होने वाले हो जाते हैं। यहाँ एक बात और भी होगी जो समझना होगा। शूद्र वर्ण के कारण आपको आपके भोजन पे और अपनी दिनचर्या, इन दोनों पे विशेषतया ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और राक्षस गण के कारण आपको अपनी व्यवस्था पे विश्वास रखने की आवश्यकता होती है। मतलब आप राक्षस गण के कारण कभी गंदा रह लें, कभी साफ सफाई का ध्यान ना रखें, कभी किसी को बोलने में ध्यान ना रखें, कभी किसी के साथ जो जैसा होता है ना इकोसिस्टम एक जो बनाना है अपने पर्यावरण का, अपने बारे में, तो उस पर कई बार व्यक्ति एक ढूल मूल सा रवैया अपना लेता है। आलस्य, प्रमाद की जो बात मैंने कही थी, तो ये चीजें भी जीवन में बड़ी संतुलन कायम करती हैं, तो इसका ध्यान रखना होगा। तो शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण यहाँ पर ये बात आती है। कुल मिलाकर के पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? पंचांग में सबसे अच्छी बात है चंद्रमा। शुक्ल पक्ष के 10वीं और एकादशी के चंद्रमा व्यक्ति को पूर्णेंदु, सुंदर, व्यवस्थित और महारत, ज्ञानी, सुखी और संतोषीपन की प्रवृत्ति देने वाला इंसान बना देते हैं। वार के अधिपति सूर्य हैं और लग्न के अधिपति भी सूर्य ही हैं। इस वजह से कि लग्नेश जो हैं वही वारेश भी हैं और सूर्य वो जन्म कुंडली में जाकर के कहाँ बैठे हैं? लग्न के अधिपति हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं। अब जरा विचार करिए, तो लग्नेश मेहनत वाले भाव में बैठ गए और पराक्रम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में शुक्र शत्रु की राशि में बैठ गए। जहाँ बैठे हैं वहाँ का स्वामी नीच का है, तो सूर्य भी नीच के हो गए, गुरु भी नीच के हो गए। अब सूर्य और गुरु जब जन्म कुंडली में केंद्र में ना हो
और उल्टे वो नीच के भी हो जाते हो, इसका अर्थ है कि हमें अपने नैतिकीय विचारों का भी पतन नहीं होने देना होगा। हमारा व्यवहार प्रायः अनैतिक न हो, इसका ध्यान रखना होगा। नैतिकीय पतन व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और गुरु केंद्र में न हो और उल्टे वो नीच के भी हो जाते हों, तो हमें दूसरों को सुनना है, गुरुजनों का आदर करना है, गायों के प्रति श्रद्धा रखनी है, ग्रंथों में विश्वास करना है, धर्म में रुचि रखनी है, कभी भी अपरंपरागत वाली चीज़ों पे विश्वास नहीं करना है। अपने एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन मतलब नैतिक शिक्षा, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंसात्मक प्रवृत्ति न रखें, मित्र को शत्रु न बनाएं, शत्रु से मित्रता न करें, और दान पुण्य पूजा पाठ का जीवन में समावेश होता रहे, ये बने रहें, इसकी कोशिश करते रहने की आवश्यकता है। गुरु को ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीखना सबसे बड़ा हो सकता है इस कुंडली के लिए। स्थिरता, गांभीर्य, वाणी में चपलता न हो, नेत्र बिल्कुल ही स्थिर हो और समाज के प्रति एक अच्छा भाव विकसित होता रहे, ऐसा प्रभाव इस कुंडली में होना चाहिए। क्योंकि गुरु और सूर्य जब जन्म कुंडली में छितर जाते हैं, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, तो कई बार कुंडली को इस तरीके की कमजोरी देखने को मिल जाती है। हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली के ग्रहों से आपका परिचय कराते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में कितने अंशों पे बैठा है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस कुंडली के लिए सूर्य की बात। सूर्य लग्न के अधिपति हैं। मैं बोर्ड पे थोड़ा ज़्यादा आज समझा दूंगा। सूर्य लग्न के अधिपति हैं और जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं नीच राशि के, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा, क्योंकि न तो शुक्र केंद्र में है और न तो शनि केंद्र में है। शनि जन्म कुंडली में नीचाभिलाषी है। ग्रह नीच की राशि की तरफ बढ़ रहा है, ये ठीक नहीं होता। और गुरु भी नीच राशि में है, ये भी ठीक नहीं है, जो नौकरी में और प्रायः स्थिरता में समस्या पैदा करेंगे। और यहाँ सूर्य नीच के हैं, जो एक तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति को मेहनत करनी होगी। और चौथा भाव बुध वृश्चिक राशि में कमजोर, क्योंकि वृश्चिक राशि में एक तो रोग की राशि में, ऊपर से अपने शत्रु के भाव में, मूलतया बुध चतुर्थ स्थान में बिल्कुल ही नगण्य कमजोर हो जाते हैं। और ये और भी ज्यादा तब कमजोर हो जाते हैं बुध चतुर्थ स्थान में जब इन पे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि ना पड़ती हो। तो जरा ध्यान से देखें तो इस बुध के ऊपर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। तो कुल मिलाकर के भले ही सूर्य नीच के हों, गुरु नीच के हों, शनि नीचाभिलाषी हों, चंद्रमा के पास केतु का ग्रहण संपर्क हो, ग्रहण लग रहा है, 18 अंश और 24 अंश के हैं, तो यहाँ पे ग्रहण भी है, यहाँ ग्रहण है। और यहाँ बुध वृश्चिक राशि में बैठे हैं चतुर्थ स्थान में, किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होने के कारण यहाँ बुध नल एंड वॉइड हो जाएंगे और कई बार ये अनियंत्रित तो नहीं, बिल्कुल ना के बराबर परिणाम करेंगे। तो इस कुंडली में लाभ भाव और धन भाव के स्वामी नगण्य हो गए, कमजोर हो गए, इसका अर्थ होगा। और द्वितीय भाव पे शनि का प्रभाव, सूर्य पहले ही नीच के हैं, मतलब हमारा जीवन संघर्ष से है, हमें संघर्ष मिल सकता है नौकरी में, व्यापार में, मन के अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में। इन सभी चीज़ों पे हमें फोकस बढ़ाना होगा। और ये आत्मविश्वास की कमजोरी वाली बात नहीं है, ये अपने आप को समझने की बात है कि हम कितनी देर तक आराम से बैठे हैं और क्या हमें अधिकार बनता है कि हम आराम से बैठें जब तक हम सफल ना हो जाएं। नहीं, ये कुंडली कार्मिक कुंडली है। इस कुंडली के लिए आप भाग्य पे 100% विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इस कुंडली का लग्न इस मेहनत वाले भाव में बैठा है। और बहुत सारे ग्रह जैसे शनि जिसकी कुंडली में कमजोर हो जाते हैं, उसके साथ जीवन में न्याय थोड़ा कम होता है, तो वो दूसरों के साथ भी न्याय थोड़ा कम करता है और अपने साथ भी वो न्याय थोड़ा कम करता है। तो हमें यहाँ पे इस बात का विषय चिंतन करना होगा। गुरु नीच के हैं, मतलब आपकी कुंडली की पॉजिटिविटी कई बार कमजोर हो रही है। जो सकारात्मक विचार बनते हैं, जो एक ऑप्टिमिस्टिक विचार बनते हैं, वो कमजोर हो रहा है। तो जब कभी भी हम उस तरीके से अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, विचार अगर नेगेटिविटी विचारों पर ज्यादा हावी होती हो, हमें समझ जाना होगा कि हमारे पास धर्म की कमी हो रही है। हम चुपचाप ग्रंथ उठा करके पढ़ेंगे और अपने आत्मबल को वापस पुनर्प्राप्त करेंगे। तो सूर्य का तीसरे भाव में जाना, नीच का होना, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, केतु से उल्टे दृष्ट हैं, लग्नेश जहां बैठे हैं उससे 4 घर आगे नीच के गुरु बैठे हैं, जो भाई बहनों के सुखों को भी कई बार कमजोर करते हैं। हमें वहां भी ध्यान देना होगा। मतलब ये कुंडली जिम्मेदार कुंडली है। परमात्मा ने आपको जिम्मेदार बनाया है, आपको खुद से संघर्ष करना है और खुद से ही अपना परिणाम प्राप्त करना है और खुद से भी अपनी पीठ भी थपथपानी होगी कई बार, क्योंकि लोग वो भी नहीं होंगे जो आपको आपके कार्य में सहयोग करें और वक्त पड़ने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ा सके, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी प्रायः ऐसी कुंडलियों में होती है। क्योंकि जहां से संपूर्णतया मानसिक सुख और शांति आपको मिल जानी चाहिए, उस चीज की प्राप्ति के लिए आपको कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। क्लियर है? सूर्य जन्म कुंडली में 23 अंश पे बैठे हैं।
अब ये एक अच्छी बात है। तो किस तरीके से मैं जो ये बात कहने वाला हूँ, प्रकृति ने आपकी कुंडली में ग्रहों को थोड़ा नीच बिठा दिया। शनि नीचाभिलाषी, गुरु नीच के, चंद्रमा के साथ ग्रहण हो गया, शुक्र शत्रु की राशि में हो गया, डिस्पोजिटर प्लेनेट नीच का हो गया गुरु, उसके बाद जन्म कुंडली में सूर्य नीच के हो गए, इतने सारे ग्रह कमजोर हो गए। लेकिन वापस आपको बल कैसे मिल रहा है? तो लग्नेश को ही कुंडली में आत्मकारक परमात्मा ने बना दिया। अब गई और खोई हुई चीजें वापस कैसे मिल रही हैं, इसको विचार करते हैं। तो लग्नेश ही आत्मकारक है। आत्मकारक ग्रह जन्म कुंडली का राजा होता है। तो आप जरा विचार करिए कि अगर हम आत्मकारक वाले विषय को थोड़ी देर के लिए चुप कर दें, तो इस कुंडली का राजा कौन है? कुंडली का मालिक है सूर्य। ग्रहों का राजा कौन है? ग्रहों का राजा सूर्य। और जन्म कुंडली में जब आप जैमिनी ज्योतिष पे आते हैं और ग्रहों के आत्मकारक के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तो वहां पे आपकी कुंडली का आत्मकारक सूर्य बनता है। इसका अर्थ है कि इस कुंडली के लगने से ही आत्मकारक हैं और लगने से ही मालिक भी हैं, और ग्रहों के राजा भी सूर्य मालिक ही हैं, और आत्मकारक ही वस्तुतः राजा होता है। जन्म कुंडली का मार्केश अगर आत्मकारक हो जाए तो वही उस कुंडली का राजा हो जाता है। फिर सारे ग्रह उसकी तरफ मुंह ताकते हैं। जैसे सभी ग्रह फल देते समय पाराशर जी ने, वाराहमिहिर ने क्या लिखा कि भाई सभी ग्रह ने क्या लिखा कि आश्रित्य चंद्र से बला बलानी ग्रह प्रयक्षंत शुभाशुभानी। सभी ग्रह चंद्रमा पे आश्रित होते हैं। फल देने से पहले सब चंद्रमा की तरफ मुंह ताक करके मुंह देखते हैं, ताकते हैं। जबकि यहां क्या है, आपकी कुंडली में आत्मकारक स्वयं राजा, स्वयं ग्रहों के राजा, स्वयं लग्नेश वही आत्मकारक है। इसका अर्थ होगा कि वो कमजोर भले है, पर वापस उसको फिर से शक्ति की प्राप्ति हो रही है। इसका अर्थ होगा कि हम चिरंतन सुखों की प्राप्ति निश्चित रूप से अपने सूर्य के कारण करने वाले हैं। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वही ग्रह आपकी कुंडली का राजा बना हुआ है। यहाँ पे जन्म कुंडली के पंचम भाव में वो स्वामी बनते हैं। और विचार करिए, वहां वो वृष राशि में बैठे हैं, मंगल और केतु के संपर्क में है। मंगल मित्र है, केतु के संपर्क में है, कोई खराबी वाली बात नहीं है। जन्म कुंडली का दशम भाव सुरक्षित हो रहा है। शुक्र दिग्बली वापस जन्म कुंडली में, यहाँ पे गुरु मिथुन राशि के आ रहे हैं, चंद्रमा ठीक हो रहे हैं, गुरु से केंद्र में हैं, और जन्म कुंडली में बुध तृतीय भाव का स्वामी होकर के स्वग्रही हो रहा है। इसका अर्थ क्या होगा कि लग्न कुंडली में ग्रहों को आपने कमजोर देखा, पर नवांश में आकर के सारे ग्रह बलवान हो रहे हैं। कैसे? यहाँ सूर्य जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति दिग्बली है। चंद्रमा जन्म कुंडली में मीन राशि में, जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति 4 घर आगे। जिस राशि में गुरु बैठे हैं मिथुन राशि में, उस राशि का अधिपति अपने भाव से 4 घर आगे स्वग्रही, और शनि स्वग्रही। उसके बाद जन्म कुंडली का लग्नेश जन्म कुंडली के धन भाव में, ये बलवान हो जाता है। यहाँ विचार करिए, लग्न में चंद्रमा, सूर्य और शनि दशम स्थान में कभी खराब परिणाम करते नहीं है। यहाँ पे मंगल हो गए हैं चतुर्थेश होकर के, ये भी बहुत अच्छी बात है। शनि और मंगल का संबंध दशमांशा कुंडली में केंद्र का बन रहा है। ये अपने आप में व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा प्रतियोगिता से युक्त मजबूत बना देगी। राहु मेष राशि में बैठे हैं, जिसका स्वामी सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहा है। यहाँ पे बुध तुला राशि में बैठे हैं, जिसके स्वामी शुक्र उच्च के विराजमान है स्वग्रही गुरु के साथ। इसका अर्थ हुआ कि लग्न कमजोर, नौमांसा उससे बलवान और दशमांशा उससे बलवान हो गया। मतलब क्या है कि कुंडली के प्रारंभिक सेवाओं में थोड़ी कमजोरी होगी, बाद में व्यक्ति स्वतः अपनी सेवा लोगों से कराने वाला बन जाएगा। यह सूर्य की बात थी। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं, 18 अंश पे हैं और 16 कला के साथ हैं। ये अपनी दशा काल में शतभिखा नक्षत्र में बुध से केंद्र में है। निर्णय लेने में कभी कभी परेशानी देंगे। इंजीनियरिंग सर्विस बहुत अच्छी होती है कुंडली की, और कई बार तो सरकारी क्षेत्रों में बड़ी सफलता ऊंची भी मिल जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दूसरा, व्यक्ति को कई बार वैज्ञानिक पद्धति में विश्वास करने वाला, खादान और खनन के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में भी नौकरी करते हुए देखा जाता है। फैशन के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में भी व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है बहुत सरलता से। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति ट्रांसपोर्ट सर्विस से भी धन कमाने वाला बन जाता है। शतभिखा नक्षत्र धनदायक होंगे चंद्रमा अपनी दशा काल में। गुरु से द्विद्वादश के संबंध में है। चंद्रमा द्विद्वादश के संबंध में है तो क्या होगा, ये कई बार व्यक्ति को जिद्दी बना सकते हैं, या व्यक्ति के जेब में भले ही पैसे रहे न रहे पर सेवा करने के लिए वो आगे है, या फिर विचार बहुत ज्यादा वो नहीं करता है। चंद्रमा से मंगल का संबंध पराक्रमी बना रहा है। चंद्रमा से शुक्र का संबंध प्रेमी किस्म का बना रहा है। चंद्रमा से द्वितीय भाव के शनि कठोर, कड़वा, मोटा धन कमाने वाला, रिश्वतखोर या रिश्वत खाने वाला, या ऊपरी आमदनी के फिराक में रहने वाला, ऐसा भी हो जाएगा। उसी चंद्रमा के साथ केतु का ग्रहण होगा। टाइट कंजंक्शन का ग्रहण है, क्योंकि 18 अंश के चंद्रमा है और 24 अंश के केतु हैं। ये ग्रहण है। इस कारण से दिनचर्या, माता का सुख और कई बार व्यक्ति के पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत ही नेचुरल नहीं होते, सामान्यतः थोड़े कमजोर होते हैं। उसी चंद्रमा से 9 घर आगे सूर्यदेव व्यक्ति को शुद्ध धार्मिक बनाते हैं।
कट्टर धार्मिक बना देते हैं, विशुद्ध धार्मिक, मतलब वो अपने धर्म के आगे किसी को सोचे और समझे ही नहीं। और उसी चंद्रमा से 10 घर आगे बुद्धदेव जो व्यक्ति को बनाते हैं वो निर्णय लेने में कमजोर और इमोशनल बना देते हैं। तो इस तरीके का कुछ परिणाम चंद्रमा का मिल रहा है। मंगल इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के साथ साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल पूर्णतया राजयोग कारक ग्रह होते हैं। उनका केंद्र और त्रिकोण में बैठना कुंडली के बहुत सारे दोषों का समन स्वतः ही कर देगा। तो नवम भाव के साथ साथ चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, यानी कि दशम स्थान के संबंध में चतुर्थ भाव का संबंध, दशमेश और चतुर्थेश एक साथ पंचम भाव में बैठ रहे हैं। जहां बैठे हैं उस भाव का स्वामी बिल्कुल ही सन्निकट बैठा है, लेकिन नीच का है, लेकिन उसके ठीक पीछे बुध मित्र के साथ ही बुध बैठे हुए हैं, तीसरे ही तुरंत उसके पिछले भाव में। इस वजह से काफी हद तक मंगल का प्रभाव यहां बढ़ेगा। मंगल के साथ शुक्र का होना हार्मोनल डिसबैलेंस, नेत्र की ज्योति, चमड़ी का रोग और कई बार पेट में परेशानी, पित्त की परेशानी बढ़ती है, या कई बार जो पेट का ऑपरेशन होता है पित्त की थैली वगैरह में, या कई बार अपेंडिक्स वगैरह की समस्या हो जाए, या ऐसी पथरी वगैरह जो बात होती है ना, वैसी समस्या देने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव ऐसा है। मंगल बैठे हैं 6 अंश पे, मूल नक्षत्र में बैठे हैं, सबसे कमजोर अंशों के साथ बैठे हैं यहाँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ मंगल को बहुत उत्तम कहूंगा, क्योंकि नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना बहुत अच्छा फल होता है। यहाँ पर भी मंगल देव जो बैठे हैं वो लग्नेश होकर के बैठ रहे हैं। यहाँ जो मंगल देव बैठे हैं वो भी भाग्येश होकर के बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि कम से कम जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी उन्हें देख रहा है। तो शनि मंगल का संबंध प्रत्यक्षतया व्यक्ति को बहुत ही पराक्रमी और जिद्दी किस्म का इंसान अपने करियर को लेकर के बना देगा। यहाँ व्यक्ति के पास जो हठ धर्मिता है ना, जो जैसे कि जिद्दपन के कारण कि नहीं मुझे सफल होना ही है, वो इसी शनि और मंगल के कारण होगा। तो ये आपकी कुंडली के मंगल हो गए। उनकी जो दृष्टि है वो शनि पे है। अब एक बात और भी है जो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव होगी। मंगल की दृष्टि चौथी शनि पे है, शनि की दृष्टि 10वीं मंगल पे है। तो कुंडली में ये जब दोनों ग्रह एक साथ एक्टिव होंगे तो कुंडली को डिप्रेस करने का काम करेंगे, या कई बार व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करेंगे। कल मैं जब लाइव था अपने मेन चैनल पे, उसके बाद रात में 9:30 बजे मैंने एक कुंडली देखी जिसमें वो व्यक्ति भाग गया था घर से, और अंतिम बार उसे बनारस देखा गया। बनारस के बाद वो पता नहीं कहाँ है। तो जब उनके घर वाले मुझसे बात की तो मैंने कहा देखो इनको दशा जो चल रही है वो राहु, और राहु में शनि का चल रहा है, और उनकी कुंडली में चंद्रमा नीच के थे, और चंद्रमा और शनि मंगल का संबंध बड़ा प्रत्यक्षतया बहुत अच्छा नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा कि देखो ये इस वजह से ही ऐसा हुआ है क्योंकि इनकी कुंडली में शनि मंगल का प्रत्यक्ष संबंध है। तो कई बार जो शनि मंगल होते हैं वो आपके जीवन में बड़ी ही कमजोर परिस्थिति ला करके खड़ा कर देते हैं, जहां आपको आपके सामने ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और कई बार एक साथ बहुत सारे लोगों में से किसी एक का चयन करना होता है। तो कहने का अर्थ है कि परिस्थिति जो बिगड़ रही है, और व्यक्ति जो अभी तक कभी भी या आगे कभी भी अगर उदाहरण बनता है समाज के लिए, तो वो इसलिए ही बनेगा क्योंकि उसकी कुंडली में शनि और मंगल का प्रत्यक्ष संबंध बनेगा। जब कभी भी ये दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं तो कई बार ये जीवन में बहुत विसंगति लाने का काम करते हैं, या कई बार ये जीवन को उठा करके पटक देने का जैसे निर्णय देने लगते हैं, या कई बार इनका प्रभाव बड़ा ही जातक को डिप्रेस कर देता है, परेशान कर देता है। जब एक्टिव होंगे तो चोट लगे, एक साथ कारोबार कमजोर हो जाए, फिर ऋण मांगने वाले, ऋण चढ़ने वाले, ऐसी मतलब आप विषम परिस्थिति के बारे में क्या कुछ सोच सकते हैं। तो ऐसा इस कुंडली में मंगल और शनि के प्रत्यक्ष संबंध बनने के कारण हो सकता है, और हमें यहाँ पे निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी। अगर ऐसा हम नहीं करें, जैसे जब कभी भी शनि में मंगल हो, जैसे 2028 के सितंबर से एक्टिव होंगे, तो जब कभी भी शनि में मंगल एक्टिव होंगे तो हमें चोट चपेट की घटनाएं, घर परिवार की सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल ही कोई ऐसा लापरवाही न बरतें, और मेहनत पे विश्वास करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके खिलाफ कल को खड़ा हो सके। इस विषय का ध्यान देना हो। जन्म कुंडली आपको ऐसे ही आगाह और सचेत करती है। तो ये आपकी कुंडली के मंगल है। बुधदेव आपकी कुंडली में 9 अंश पे बैठे हैं, अनुराधा नक्षत्र में है। शनि का प्रभाव है नहीं, लेकिन एक बात है कि शनि और बुध का परिवर्तन हुआ है, वो आगे बताऊंगा। शनि के नक्षत्र में मीन राशि में शनि बैठे हैं, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है, और बुध बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में जो शनि का नक्षत्र होता है। इस हिसाब से दोनों ही इस कुंडली के लिए तो अच्छे नहीं होते। बुध इस कुंडली के पापी होते हैं, शनि इस कुंडली के लिए मारक हो जाते हैं। तो मारक और पापी ग्रहों का नक्षत्र संबंध बता, इसका अर्थ है कि दोनों मित्र भी होते हैं और दोनों मित्रता बरकरार भी रख रहे हैं, क्योंकि तुम मेरी राशि में बैठ जाओ, मैं तुम्हारी राशि में बैठ जाता हूं। अब होगा क्या, इस अवस्था में व्यक्ति का जो टेक्निकल अप्रोच है वो बढ़ जाएगा, उसका रिसर्च बढ़ जाएगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी, और लोगों में दिलचस्पी उसकी बढ़ जाएगी। कई बार लोगों की सफलता होती है उसमें व्यक्ति की दिलचस्पी बढ़ जाती है। लोगों को कैसे सफल हुए, उसने कौन सा काम किया, उससे क्या सीखा जा सकता है, उसने कौन सा रिसर्च किया है जिससे उसको ये सफलता मिली है। तो इस तरीके का जो बिहेवियर होता है वो शनि और बुध के नक्षत्र परिवर्तन के कारण देखने को मिलेगा।
तो बुध का प्रभाव चतुर्थ स्थान में है, कफ की पीड़ा भी देते हैं, वात की पीड़ा भी देते हैं और पित्त की पीड़ा भी देते हैं। लेकिन उस बुध से चंद्रमा का चतुर्थ भाव में बैठना इमोशनल ब्लैकमेल भी कई बार व्यक्ति को जीवन में होते देखा जाता है दूसरों के कारण। विशेषतया हमें जब कभी भी हमारा निर्णय खटपट होता है तो ये बुध के ही कारण होता है। हालांकि यहाँ पे बुध और शनि का जो परिवर्तन हुआ है वो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बात होगी, अपनी दशाओं में मजबूत और अच्छा निर्णय देने वाले ग्रह बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 19 अंश पे बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में, और ये अच्छा है, मतलब 19 अंश का बैठना नीच राशि का। अब यहाँ पे इनका नीच राशि भंग कैसे होगा, लगभग सामान्यतः नॉर्मल सा भंग होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन कर रहे हैं। नवांश कुंडली में ये जो गुरु हैं वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, शनि अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं मजबूती से। यहाँ पे कमजोर थे, यहाँ मजबूत हो गए, और यहाँ पे भी शनि मित्रस्थ होकर के बैठे तो कोई खराबी नहीं है। भाव का स्वामी भी उच्च का बैठा हुआ है, तो शनि का बल निरंतर बढ़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति भी अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि ग्रह अपने आप में बल लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और निश्चित रूप से वो आपको सफल भी बनाएगा। हमें प्रत्येक ग्रह की महादशा में अंततोगत्वा जो परिणाम होंगे वो हमारे पक्ष में आएंगे। जैसे शनि जाते जाते परिणाम देंगे, गुरु जाते जाते परिणाम देंगे, और उसके बाद बुध जाते जाते परिणाम करेंगे। तो इस तरीके का परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। तो गुरु का प्रभाव इस कुंडली में साहस को कम कर सकता है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता को कम कर सकता है। आक्रामक रवैया अपनाने से कई बार व्यक्ति को दिलचस्पी उस तरीके की नहीं रहती है, या व्यक्ति जल्दी ही हार मान जाता है। ऐसा ना हो, इसकी कोशिश आपको बरकरार रखनी होगी, या इसके लिए आपको कोशिश हमेशा करनी होगी। शुक्रदेव आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो बैठे हैं 10 अंश पे, मूल नक्षत्र में बैठे होने से उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। मंगल के साथ बैठे होने के कारण नेत्र ज्योति और पेट की परेशानी बढ़ा सकते हैं। 10 अंश पे बैठे हैं और जन्म कुंडली के दशमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठे हों, या जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हों, या धन भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में हों, दसम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के पंचम भाव में हों, दशमेश और नवमेश का संबंध एक साथ त्रिकोण में बन रहा हो, इससे अच्छी बात कुछ होती ही नहीं है। दोनों अच्छे भाव के स्वामी हैं, ये मजबूत केंद्र है, ये मजबूत त्रिकोण है, और त्रिकोण में बैठे हैं। बस कमजोरी सिर्फ इतनी हो रही है कि गुरु नीच के हैं। अगर वही गुरु केंद्र में हो जाते तो मंगल और शुक्र को भी प्रत्यक्ष बल मिल जाता, लेकिन मंगल और शुक्र को जो प्रत्यक्ष बल नहीं मिल रहा है वो इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि शुक्रदेव और मंगल देव जिस ग्रह पे आश्रित हो रहे हैं गुरु के ऊपर, वो ग्रह किसी दूसरे ग्रह के ऊपर आश्रित हो रहा है। तो हम आप पे आश्रित हुए, आप किसी और पे हुए, वो किसी और पे हुआ, तो ये चेन बन जाएगा, और इस हिसाब से मैं प्रायः कमजोर हो जाऊंगा। तो इसलिए ही यहाँ पे मंगल और शुक्र बैठे दोनों अच्छे हैं, भाव के स्वामी भी ठीक हैं, केंद्र और त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है, लेकिन गुरु के कमजोर हो जाने के कारण कई बार इनका बल कमजोर होगा। और हालांकि यहाँ पे कई बार व्यक्ति के विवाह में, विवाह के पहले विवाह के टूटने में इस तरीके की ये विसंगति पैदा करेंगे, कहने का अर्थ ये। पर यहाँ पे शुक्र का प्रभाव लगभग पंचम भाव में है, ठीक बैठे हैं, कोई ऐसी ज्यादा चिंतित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि नवमांश कुंडली में वो ग्रह अपने आप को फिर से बल की प्राप्ति कर ले रहा है। शनि का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव एक दूसरे को देखने के कारण व्यक्ति को अच्छे पद की नौकरी भी दिलवा जाते हैं। शनिदेव जन्म कुंडली में 10 बैठे हैं 20 अंश पे, और दूसरे सर्वाधिक ग्रह हो रहे हैं, अमात्य कारक हैं, नवांश कुंडली में बलवान हो रहे हैं, दशमांश में भी लगभग ठीक हो रहे हैं। तो शनिदेव भी जाते जाते आपको आपके मुताबिक परिणाम दे जाने वाले ग्रह बनेंगे। इसका अर्थ होगा कि शनिदेव 20 अंश पे वक्री हैं, आयु देंगे और रुके हुए कार्यों में सफलता भी देंगे। अपनी दशा काल में वो आपकी गंभीरता और धन आगमन का मोटा क्षेत्र भी बनाएंगे। और ग्रह नवांश चक्र में अगर अपनी राशि का हो रहा है, शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहा है और इस भाव के प्रभाव में है, तो कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं होगी। इसका अर्थ होगा कि शनि इस कुंडली में मारकिश होने के बावजूद, हालांकि अष्टम भाव में बैठे हैं तो डबल ट्रिपल मारक होंगे, क्योंकि जब शनि अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो सभी ग्रहों के मारक प्रभावों को कमजोर करके स्वयं को ही सबसे मजबूत मारक बना लेते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव मजबूत मारक ग्रह बनेंगे। सिंह राशि के लग्न में बैठे राहु कभी खराब नहीं होते, इस वजह से राहु को लेकर के आपको चिंतित नहीं होना है। ये एक्सपीरियंस आपके साथ जोड़ रहे हैं, तो गलत अनुभव तो नहीं देंगे, पर सामान्यतः यह एक्सपीरियंस तो आपको जरूर ही मिल जाता है। तो आपको एक्सपीरियंस ये राहु देंगे। केंद्र त्रिकोण गो राहु स्थित। हाँ, ये अच्छी बात होती कि राहु के पास एक शुभ ग्रह और कोई देख लेता, जैसे चंद्रमा यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से गुरु देख लेते, या कोई एक अन्य शुभ ग्रह उन्हें देख लेता, तो राहु का बल और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता, या फिर ये सूर्य केंद्र में ही बैठ जाते तो राहु का बल और भी अच्छा हो जाता। तो कुल मिलाकर के राहु का बल यहाँ पे थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की दृष्टि उनको बहुत ज़्यादा संतुलन में रखने में मदद करेगी। तो ये आपकी कुंडली के ग्रह। राहु बैठे थे 24 अंश के
और शनि के बारे में मैंने बताया 20 अंश पे बैठे हैं, शनि मारक बन रहे हैं, प्रधान मारक आपकी कुंडली में शनि ही बन रहे हैं। इस वजह से शनि की दशा कई बार आपके प्रगति को, कंसंट्रेशन को, नियमितता को, वाणी के प्रभाव को, परिणाम के सुखों को मारने का काम करेगी। अब बात करेंगे जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग की। अब बात जब अष्टक वर्ग की होगी तो उससे पहले हमें यह भी समझना होगा लग्न का मान। मैं ये पूर्व में ही बताने वाला था, लग्न का मान 2 अंश का है। जब लग्न का मान 0 से 6 अंश का हो तो हमें अपने स्वास्थ्य पे और अपने निर्णयों पे, हम मित्र किसे बना रहे हैं, किसके साथ शत्रुता है हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारा निर्णय सही है कि नहीं, है ना, हम निवेश कहाँ कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, हम पुस्तकों का चयन, ग्रंथों का अध्ययन ये कितना है हमारे जीवन में, इस सभी विषयों पे भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि जब कमजोर अंश का लग्न होता है तो प्रायः इसी तरीके की समस्या देने का काम करता है। व्यक्तित्व तो ठीक है, हमें उस पर थोड़ा काम कर लेने की आवश्यकता होगी। बाकी इसके बाद अगर बात करते हैं, वाणी ठीक है, पराक्रम भी ठीक है, संपत्ति भी कुंडली में ठीक है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य में पेट गड़बड़ हो सकता है, इस वजह से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नौकरी और व्यापार में से नौकरी पहले नंबर पे, व्यापार दूसरे नंबर पे। साथ ही साथ कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता, धार्मिकता बनी रहे इसका ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ करियर का प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, ये दोनों बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये कुंडली अपने समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सामान्यतः ये कुंडली अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर जाएगी। माता से संपूर्ण सुख इस कुंडली को प्राप्त हो रहा है, बस उनका आशीर्वाद और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा आपको लगातार करनी होगी। क्लियर है? यह अष्टक वर्ग था। विभिन्न वर्ग चार्ट के अध्ययन के आधार पर मैं आपसे स्वास्थ्य का ध्यान किस दशा में ज्यादा रखना होगा, तो चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु की दशा में कई बार स्पाइनल कॉर्ड और नसों से संबंधित समस्या हो सकती है। गुरु की दशा में गले में इन्फेक्शन और कान का दर्द ये हो सकता है। शनि की दशा में ऐसी कोई बात नहीं है। मंगल की दशा में कई बार घुटने का दर्द परेशान कर सकता है। शुक्र की दशा में कई बार नाभि का क्षेत्र परेशान हो सकता है। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो, आप मंगल की दशा में, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, इन दशाओं में आप निर्णय ले सकते हैं। शनि, राहु, केतु और बुध की दशा में भवन, भूमि, वाहन से संबंधित सुखों में कमजोरी होगी या उस दौरान नुकसान हो सकता है। माता और पिता में चंद्रमा का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, और साथ ही साथ आपकी कुंडली के हिसाब से पिता का पक्ष थोड़ा कमजोर सा नजर आ रहा है, वहां पे ध्यान देना होगा। बाकी शनि, केतु और मंगल की दशा में हमें माता और पिता के स्वास्थ्य की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। संतान का सुख इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। पहली संतति भी ठीक है, दूसरी संतति भी ठीक दिखाई दे रही है। प्रेम भी बहुत अच्छा है, संतति भाग्यशाली भी होगी, चरित्रवान आपसे ज्यादा होगी। इसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो भाग्य का सुख सबसे ज्यादा आपकी कुंडली में मिलेगा शुक्र की दशा में, मंगल की दशा में, बुध, गुरु और सूर्य की दशा में। जबकि थोड़े बहुत भाग्य में अवरोध आएंगे शनि, केतु और राहु के साथ, थोड़ी बहुत चंद्रमा की दशा में भाग्य का अवरोध थोड़ा कम हो सकता है, अवरोध बढ़ सकता है। सूर्य को बलवान बनाना है, नियमित दिनचर्या का पालन करके, सूर्य को अर्घ देके, मांसाहार का त्याग करके और नैतिकता का पालन करके, बड़ों का आदर करें, सुनने की प्रवृत्ति डालें। चंद्रमा को बलवान बनाना चाहते हैं तो नियमित दिनचर्या का पालन, पूर्णिमा का व्रत और गणेश जी की पूजा। मंगल के लिए बजरंग बली के 12 नामों का नित्य उच्चारण करें, घर की सफाई खुद से करें और दीप दान करें। पीपल के पौधे के पास या वृक्ष के चारों तरफ दीपों की माला बनाएं। बेल के वृक्ष के पास भी ये काम किया जा सकता है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। बाकी गुरु, शुक्र और शनि ये सब ग्रह आपकी कुंडली में 50% एनर्जी के साथ बलवान हैं। राहु और केतु चिंताएं देने का काम कर सकते हैं, काम बिगाड़ सकते हैं, भ्रम दे सकते हैं और अनियमित दिनचर्या में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये करना आपको है, मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। क्लियर है? अंक आपकी कुंडली के आधार पर 3 और 6 बहुत अच्छा है। शत्रुता न करें वृष, तुला और मकर वालों से, कुंभ वालों से भी बचना होगा। धनु, मेष और मिथुन वालों से अच्छी रहेगी मैत्री। और विवाह वगैरह के मामले में ये कुंडली अगर चाहे तो कुंभ राशि, कुंभ लग्न, शतभिखा नक्षत्र को छोड़ के, मकर राशि, मकर लग्न, मीन राशि, मीन लग्न और साथ ही साथ तुला राशि, तुला लग्न की जातिकाओं से विवाह की दिशा उत्तर दिशा है तो ज़्यादा बढ़िया रहे। साथ ही साथ घर जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो पश्चिमी फ्रंट का मकान बहुत अच्छा रहेगा। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित सुख और विवाह का सुख मंगल देंगे। शुक्र भी कई बार करियर में उन्नति ज़्यादा देते हुए नजर आ रहे हैं। होरा चक्र के आधार पर आपकी कुंडली में जो बात समझ में आ रही है उसके आधार पर
चंद्रमा, सूर्य, राहु, केतु और बुध ये अपनी दशा काल में मानसिक शांति ज्यादा देंगे। मतलब चाहे निगेटिविटी कितनी हावी रहे पर फिर भी आप अपनी स्थिरता बनाए रखेंगे। जबकि गुरु, मंगल अपनी दशा काल में धन देंगे और शुक्र और शनि थोड़ा बहुत इरिटेशन देंगे। क्लियर है? इतनी सारी चीजें। अब उसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे नक्षत्र में ही अगर बात करते हैं तो अनुराधा, पूर्वा भाद्रपद, श्रवण और मृगशिरा तो नहीं पर पुनर्वसु, पुष्य और उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन आपकी कुंडली में गुरुवार, मंगलवार, रविवार और सोमवार अच्छा रहेगा। रंग गेरुआ, नीला तो नहीं, पीला, सफेद, चांदी का रंग, क्रीम कलर जिसे कहते हैं, और उसके साथ आपकी कुंडली में लाल, ये रंग किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। सदैव अपने मातृभूमि की पूजा करें, मिट्टी की पूजा करें जहां आपका जन्म हुआ है। इसके साथ सूर्य को पीले पुष्प की माला नियमित रूप से दें, लाल चंदन की माला गले में धारण करें, कमल के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करें, नवग्रह कवच भी धारण किया जा सकता है। क्लियर है? अभी शनि की दशा है, एक लाजवर्त भी धारण कर सकते हैं। आगे बुध की दशा है, या निरंतर अगर आप चाहें तो हमेशा के लिए आप गुरु का रत्न पुखराज जीवन भर धारण कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है? करियर आपकी कुंडली में बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि यहां आप इंजीनियरिंग और केमिकल और साथ ही साथ जो मैंने ट्रांसपोर्ट कहा है, इस तरीके के क्षेत्रों से आपकी कुंडली ज्यादा धन कमा लेगी। तब तक के लिए पत्थरों का काम भी इस कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।